वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। रविवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार से पहले सूत्रों से खबर है कि नजमा हेपतुल्ला की मोदी सरकार से छुट्टी हो सकती है। नजमा फिलहाल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार है, इसलिए उनसे मंत्रालय लेकर पर्रिकर को दिया जा सकता है। पर्रिकर के केंद्र सरकार में शामिल होने की खबरों को तब बल मिला जब वो कल दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट में आने पर चर्चा नहीं हुई। मनोहर पर्रिकर के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास के बीच गोवा के मुख्यमंत्री की तलाश भी शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र आर्लेकर सीएम बनाए जा सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में मुख्तार अब्बास नकवी को भी शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए चौधरी बीरेंद्र सिंह और सहयोगी दल आरपीआई के नेता रामदास अठावले को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को मौका मिल सकता है उनमें हंसराज अहीर का नाम भी है। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा और गायक से नेता बने बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत या कर्नल सोनाराम में से किसी एक को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो वहीं बिहार से गिरिराज सिंह या फिर अश्विनी चौबे में से कोई मंत्री बन सकता है। जमीन सौदे को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी 4 कंपनियां बंद कर दी हैं। अंग्रेजी अखबार डीएनए का दावा है कि वो 2 और कंपनियां बंद करने वाले हैं। वाड्रा ने जिन कंपनियों को बंद किया है उनमें लाइफलाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन वेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइट लाइट एग्रीकल्चरल प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। डीएनए अखबार के मुताबिक वाड्रा जल्द ही अपनी 2 और कंपनी फ्यूचर इंफ्रा अग्रो प्राइवेट लिमिटेड और बेस्ट सीजन्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को बंद कर सकते हैं। ये सभी कंपनियां 2012 में बनाई गई थी। वाड्रा मामले पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस के दामाद बीजेपी शासित राज्यों में अपना कारोबार समेट रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बगैर किसी कृपा के कारोबार नहीं चला सकते। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के पीए बने उनके दामाद ने विवाद बढ़ने के बाद इस्तीफा दे दिया है। दामाद देवेंद्र कुमार को पीए बनाए जाने के बाद से ही मांझी निशाने पर थे। हालांकि सीएम जीतन राम मांझी ने दामाद को पीएम रखने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगते रहते हैं और ये कोई इशू है ही नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। नीतीश से जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब दिए बिना निकल गए। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया। मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि मांझी को सीएम पद से हटाने की ये नीतीश समर्थकों की चाल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के बेटे और विधायक नितेश राणे ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले गुजरातियों पर निशाना साधते हुए उन्हें हटाने की बात कही है। नितेश राणे ने ट्वीट किया कि स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना वो चाहते हैं और इसकी शुरुआत मुंबई में उन गुजरातियों को हटाने से करना चाहते हैं जो मराठियों से नफरत करते हैं। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां एक बार फिर एकजुट होने में जुटी हैं। इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर बैठक हो रही है। मुलायम के घर इस बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आईएनएलडी नेता अभय चौटाला, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहली बार मोदी को जगह मिली है। लिस्ट में वो 15वें नंबर पर है। फोर्ब्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को रॉकस्टार करार दिया है। फोर्ब्स ने लिखा कि भारत का नया रॉकस्टार बॉलीवुड से नहीं बल्कि भारी जीत के साथ बीजेपी को सत्ता में लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। खास बात यह है कि दुनिया के 72 ताकतवर लोगों की फोर्ब्स की इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जगह नहीं मिली है, जो कि पिछली बार वो लिस्ट में 21वें नंबर पर थी। ताकतवर लोगों की फोर्ब्स की इस लिस्ट में 36वें नंबर पर उद्योगपति मुकेश अंबानी है। भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला 64वें नंबर पर हैं। दुनिया के ताकतवर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में पहले नंबर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मैगजीन ने दूसरे नंबर पर रखा है।
अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार स्वागत की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। मोदी का 15 से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरा है, जहां पर उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने खास तैयारियां की हैं। पीएम की अगवानी के लिए भारतीय समुदाय के लोगों के लिए सिडनी से मेलबर्न के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस खास ट्रेन का नाम मोदी एक्सप्रेस रखा जाएगा। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह की इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हो सकती है। राजनाथ सिंह इंटरपोल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इजरायल में हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हो सकता है। इसी दिन चुनाव आयोग ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी है। दिल्ली की मेहरौली, कृष्णानगर और तुगलकाबाद सीटों पर उपचुनाव होने थे। चुनाव आयोग जल्द ही आम आदमी पार्टी को डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद भी पार्टी ने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी दलों को 26 अगस्त तक लोकसभा चुनाव के खर्च का ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ब्यौरा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के आदेश पर प्रशांत विहार थाने ने ये केस दर्ज किया। दरअसल कुछ महीने पहले कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग को लेकर आप विधायक राजेश गर्ग और बीजेपी नेता शोभा गुप्ता में झगड़ा हुआ था। इसी मामले पर गर्ग पर केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में बढ़ते टकराव के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने दखल दिया है। बाबा रामदेव ने निर्दलीय विधायक रवि राणा के जरिए उद्धव ठाकरे को संदेश पहुंचाया है। बाबा रामदेव ने उद्धव ठाकरे को ये संदेश दिया है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ आना चाहिए और दोनों को मिलकर सरकार चलानी चाहिए। शिवसेना ने विधायकों और नेताओं की रविवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने या नहीं होने पर फैसला होगा। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम के पद की मांग कर दी है। फिर से ये मांग उठाने के बाद साफ हो गया है कि विपक्ष में बैठने को शिवसेना तैयार है, वहीं बीजेपी डिप्टी सीएम पद देने को तैयार है कि नहीं। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें शिवसेना के किसी अल्टीमेटम के बारे में पता नहीं। उन्होंने कहा कि शिवसेना से फिलहाल बातचीत जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार पहले सदन में विश्वास मत हासिल करेगी और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर खून की होली खेलने वाले आतंकी एहसानुल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए कहा कि वो कश्मीर और गुजरात का बदला लेगा। धमकी को देखते हुए पीएम मोदी की रैलियों और जनसभाओं में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी एहसानुल्लाह ने कहा कि वाघा बॉर्डर पर हुआ हमला पाकिस्तान और भारत दोनों की हुकूमतों को संदेश देने के लिए था। संगठन का कहना है कि उसका अगला मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बदला लेना है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत पाकिस्तान से बातचीत को तैयार है, लेकिन पहले पाक तय करे कि वो भारत से बात करना चाहता है या भारत को तोड़ने वालों से। जेटली ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और रिश्ते को सामान्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं हैं जिसे पाकिस्तान को मानना होगा। जलवायु परिवर्तन पर सरकार की नीतियां तय करने वाले पीएम के पैनल में फेरबदल करते हुए जानी मानी पर्यावरणविद सुनीता नारायण को पैनल से हटा दिया गया है। उनकी जगह जेएम मॉस्कर को लाया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस 18 सदस्यीय समिति में आर के पचौरी को भी शामिल किया गया है। पचौरी उस वक्त जलवायु परिवर्तन संबंधी इंटर गवर्नमेंटल पैनल के अध्यक्ष थे जब इस संस्था को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले अभिनेता सुरेश ओबेरॉय संसद बोर्ड के नए मुखिया हो सकते हैं। नीतीश भारद्वाज और युधिष्ठिर गजेंद्र सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है। यूपी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया को हर महीने 500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इससे 40 लाख परिवारों को फायदा होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आर.ए. उस्मानी को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। उस्मानी लखीमपुर खीरी से विधायक रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी छोड़ चुके अखिलेश दास पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। माया ने दावा किया है कि अखिलेश ने राज्यसभा टिकट के लिए 100 करोड़ की पेशकश की थी। मायावती के इन आरोपों को अखिलेश दास ने खारिज किया। उल्टे अखिलेश ने आरोप लगाया कि मायावती ने पैसे लेकर विधानसभा के लिए टिकट बांटे थे। नाबालिग से बलात्कार के चलते जेल में बंद आसाराम की ओजस्वी पार्टी दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राजनीतिक सलाहकार ओमजी महाराज ने ये जानकारी दी।
आसाराम की ओजस्वी पार्टी महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोड़कर आसाराम को जेल से बाहर लाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मानना है कि केजरीवाल और सोनिया गांधी की साजिश के चलते आसाराम जेल में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते पेट्रोल डीजल एक बार फिर से सस्ता हो सकता है। बुधवार को कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल पहुंच गए। उधर गुड़गांव के लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। कल से गुड़गांव में सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो किराए में इजाफा हो सकता है। गुड़गांव में सीएनजी के दामों में प्रति किलो 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं पीएनजी के दाम ₹4.24 प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गए हैं। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में ई रिक्शा चालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द ई रिक्शा चलाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने ई रिक्शा पर रोक लगा रखी है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने वाराणसी में बैटरी कार सेवा की शुरुआत की। ये सेवा गोदौलिया से चितरंजन पार्क तक चलेगी। 8 यात्रियों की क्षमता वाली इस बैटरी कार का किराया ₹5 होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आग लगने से हड़कंप मच गया। गांधी मैदान के पास सपना स्टूडियो में ये आग लगी थी, जिसमें पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो गया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके के पीछे बनी झुग्गियों में कल आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर बड़ी संख्या में झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। पंजाब के गुरदासपुर में एक तेज रफ्तार बस ने युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। बुलेटिन में वक्त ब्रेक आउट चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में एक तरफा इश्क का खूनी अंजाम। एक मां ने कैसे मासूमों को मार डाला और आमिर खान को किसने मारी 12 लात। दिल्ली में एम्स अस्पताल के कैंपस में रहने वाली एक नर्स के घर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और करीब 25 लाख की चोरी की। वारदात उस वक्त हुई जब घर में कोई नहीं था। नर्स कविता शर्मा ने बेटी की शादी के लिए रुपए और गहने रखे थे और वो और उनके पति ड्यूटी पर गए थे और बेटी कॉलेज गई थी, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से सटे ठाणे में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए और लड़की के पिता पर भी जानलेवा हमला किया। लड़की और उसके पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां लड़की की मौत हो गई, वहीं पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक मां पर अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के चलते आरोपी महिला ने अपने बच्चों का सिर कुचल दिया। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के आरा में 8 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने आरोपी को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा के चंबल नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 90 लोग तैरकर बाहर आ गए। 10 लोग अभी भी लापता हैं। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने आतंकी संगठन आईसिस के 3 संदिग्ध समर्थकों को हिरासत में लिया। मुहर्रम के दिन इन लोगों ने ऐसी टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर आईसिस और पाकिस्तान लिखा था। साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया था। पुलिस ने पहले उस संदिग्ध को पकड़ा जिसकी टी शर्ट पर आईसिस और पाकिस्तान लिखा हुआ था। फिर उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी हिरासत में लिया, जहां से ये टी शर्ट प्रिंट कराई गई थी। टी शर्ट बेचने वाले को भी पकड़ लिया गया। झारखंड के खूंटी में मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार शख्स पन्नालाल के पास करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर पन्नालाल उन्हें दिल्ली कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसियों को सौंपता था। गाजियाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 220 बच्चों को मुक्त कराया है। इनमें से 158 बच्चों को पुलिस ने उनके घर वालों को सौंप दिया। बाकी बच्चे घर नहीं जाना चाहते। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पहले एक बदमाश पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर उसके 2 और साथी भी गिरफ्तार किए गए। ये लोग दिल्ली से कार लूटकर भाग रहे थे। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने एक सिपाही की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। ये वारदात उस वक्त हुई जब सिपाही एक फैक्ट्री में लूट की वारदात रोकने पहुंचा था। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में बदमाशों ने एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने बिल्डर के दफ्तर के बाहर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या की वजह भी साफ नहीं हो पाई। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके सरगना ने खुद अपने ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कराया हुआ था। गैंग के सरगना सहित 3 सदस्य पुलिस के शिकंजे में हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज देश भर में लोगों ने गंगा स्नान किया। वाराणसी में गंगा घाटों पर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लग गया था और सभी ने गंगा में डुबकी लगाई।
देश भर में गुरु पूर्व आज मनाया जा रहा है। अमृतसर में हरमिंदर साहिब में सिख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर अपने पहले गुरु श्री गुरु नानक देव को याद किया। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर हरमिंदर साहिब को लाइट से सजाया गया। रोशनी से गोल्डन टेम्पल जगमगा उठा।